नमस्कार मित्रों, मैं दिवाकर गुप्ता। आज यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो प्रश्न प्रस्तावना से है, उद्देशिका से है। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसका दर्शन शास्त्र क्यों कहा जाता है? अपनी भाषा में सरल शब्दों में समझें तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न है 125 वर्ड्स का, 125 शब्द का। अब इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, तो एक आइडियल आंसर लिखने के लिए 3 पैराग्राफ का हम लोग सहारा लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, प्रश्न की भूमिका। सेकंड पैराग्राफ को हम लोग मेन बॉडी कहते हैं, और थर्ड पैराग्राफ में हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। तो अब इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन लिखना है, तो ये आपको समझना पड़ेगा प्रस्तावना क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से, आम सहमति से उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसलिए कई बार संविधान की प्रस्तावना को हम लोग संविधान की उद्देशिका भी कहते थे, क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। इस कारण प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। अब थोड़ा ध्यान देना है कि संविधान का दर्शन कहा गया प्रस्तावना को। यह संविधान का दर्शन किसने कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः कहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो कि आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ थी, 13 सदस्यीय खंडपीठ थी, उसमें पहली बार प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा गया कि अगर संविधान का कोई भी चीज अस्पष्ट एवं परिभाषित है तो उसकी वही व्याख्या होगी जो प्रस्तावना में है। इसका मतलब संविधान की प्रस्तावना ही संविधान की व्याख्या का मूल आधार है। इस कारण संविधान का दर्शन कहा गया इसको। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, अब आंसर कैसे लिखना होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसका दर्शन शास्त्रीय भूमिका कहा जाता है, क्योंकि संविधान के मूलभूत मूल्य, आदर्श और उद्देश्यों को दर्शाती है, जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता था। यह संविधान के प्रावधानों के पीछे की भावना और उद्देश्य को समझने के लिए एक परिचयात्मक मार्गदर्शक या प्रकाश स्तंभ के रूप में भी काम करता है। तो कुछ लोगों ने प्रस्तावना को संविधान का सारांश कहा है। प्रस्तावना को संविधान का सारांश कहा है। यह संविधान को समझने एवं जानने का माध्यम है। विधिवेत्ता नानी पालकीवाला ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का एक परिचय पत्र है। उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया। उद्देशिका उन विचारों एवं आदर्शों को जानने का एक माध्यम है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया था। संविधान निर्माताओं ने जिस चिंतन के साथ संविधान का आधार रखा था, उसे समझने का भी एक माध्यम है। बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क एवं विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः कहा था। दूसरी बात, प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उन स्वरूपों का वर्णन करता है जो कि संविधान की व्याख्या का आधार है। संविधान की व्याख्या का आधार है प्रस्तावना। यह किसने कहा? केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल में 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका या प्रस्तावना को ध्यान में रखकर ही संविधान की व्याख्या की जानी चाहिए। यदि संविधान का कोई भी प्रावधान अस्पष्ट एवं अपरिभाषित है तो उसकी वही व्याख्या उचित होगी जो प्रस्तावना पर आधारित है। इस प्रकार हम संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। यह आंसर आप लोगों को लिखना है। अब इसी आंसर को इस रूप में लिखा गया, भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो इसको मैं आप लोगों को तोड़ करके बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे।
प्रस्तावना को आपको समझना है तो प्रस्तावना इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके समझने का प्रयास करें। आप लोगों को ये मेंस में तो काम आएगा ही आएगा, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत उपयोगी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत हम भारत के लोग। संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत हम भारत के लोग लिखा, प्रेमबल का पहला लिखा है हम भारत के लोग। और हम भारत के लोगों से बड़ा भारत में कोई नहीं है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। इसलिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक भी नॉमिनेटेड पर्सन भाग नहीं लेता। नॉमिनेटेड पर्सन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, क्योंकि वो है जनता को न डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता ना ही इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करता, जबकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इसलिए भारत एक गणराज्य है, उस गणराज्य का प्रधान राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के चुनाव में वो मतदान का अधिकार नहीं रखता है जो गण को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी है और लोकसभा के माध्यम से हम भारत के लोगों के उत्तरदायी है। इसका मतलब अंतिम उत्तरदायित्व तो हम भारत के लोगों के प्रति है, फिर सिद्ध करता कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। तीसरी बात, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर लेता है और सभी लोग जानते हैं लोकसभा स्पीकर हिंदुस्तान की संप्रभुता का सारांश है। हिंदुस्तान की संप्रभुता का सारांश है स्पीकर, इसलिए स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। स्पीकर के निर्णय की जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, वो न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बाहर रखा गया है। चौथी बात, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे यहाँ ज्वाइंट सिटिंग होता है, एक अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक संदर्भ में यदि असहमत की स्थिति आ जाती है तो ज्वाइंट सिटिंग होता है। उस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है और ज्वाइंट सिटिंग का परिणाम भी लोकसभा के फेवर में आता है, क्योंकि लोकसभा की संख्या राज्यसभा की संख्या के दुगुनी से ज्यादा है। ये फिर सिद्ध करता है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इसलिए संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत हम भारत के लोग हैं। दूसरी बात, संविधान को स्वीकार किए जाने की तिथि, संविधान को स्वीकार किए जाने की तिथि किए जाने की तिथि 26 नवंबर 1949। संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, जिसे आप लोग कहते हैं अधिनियमित कर दिया गया और संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू भी कर दिया गया। नागरिकता संबंधी कुछ प्रावधान, यूनियन टेरिटरी से संबंधित मामले और इलेक्शन संबंधित मामले लागू भी कर दिया गया। लेकिन एक्चुअल भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और उसके पीछे आप लोग सभी लोग इतिहास जानते हैं कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन चूंकि आजादी हमारे यहाँ 15 अगस्त 1947 को ही मिल गया, तो स्वतंत्रता दिवस तो हमें 15 अगस्त को ही मनाना है। तो 26 जनवरी जो प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, स्वाधीनता दिवस मनाते थे, उस ऐतिहासिक दिन का सम्मान भी करना होगा। इसलिए उस ऐतिहासिक दिन का सम्मान करने के लिए अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है कि संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को और उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कन्फर्म हुआ। तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किए जाने की तिथि है, लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को माना जाएगा। तीसरी बात आता है संविधान का स्रोत क्या है।
तीसरा, संविधान का स्रोत। ये सारा चीजें आप लोगों को आंसर में दिया गया है। संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभुता संपन्न। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तो भारत एक संप्रभुता संपन्न देश हुआ। इसका मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में निर्णय लेने का अधिकार भारत रखता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमें किस देश के साथ संबंध बनाना है, यह निर्णय लेने का अधिकार भारत का है। तो आंतरिक संप्रभुता भी भारत में है, बाह्य संप्रभुता भी भारत में है। लोकप्रिय संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और विधिक संप्रभुता संसद में निहित है। संप्रभुता के सभी स्वरूप भारत में दिखाई देते हैं हमारे यहां। भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है। तो संप्रभुता मीन्स होता निर्णयन की क्षमता को संप्रभुता कहते हैं, और संप्रभुता एक अधिकार है जो विचार में व्यक्ति की आजादी के रूप में देखा जाता है। इस आधार पर भारत हर दृष्टि से देखा जाए संप्रभुता संपन्न देश है। मैंने उदाहरण देता हूं, अक्सर क्लास में उदाहरण देता हूं कि जब भारत नया नवनिर्मित राज्य था तो कॉमनवेल्थ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो ब्रिटेन के उपनिवेशवाद देश थे, उनको ब्रिटेन से जब आजादी मिली तो उन आजादी प्राप्त देशों के समूह को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो जब भारत कॉमनवेल्थ के सदस्य बनने का निर्णय लिया तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत की संप्रभुता पर क्वेश्चन मार्क है। तब पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत संप्रभुता संपन्न देश है, भारत की संप्रभुता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने का निर्णय भी भारत का है और हटने का निर्णय भी भारत का होगा। तो कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने का निर्णय भारत का, कोई बाहरी दबाव हमारे ऊपर नहीं है, ना कोई आंतरिक दबाव है। निर्णय भारत का है और हटने का भी निर्णय भारत का होगा। तो भारत की संप्रभुता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका मतलब भारत की संप्रभुता पर कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। यही कारण है भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, और अपनी संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए ही पंडित नेहरू ने जब विदेश नीति की बात करते हैं तो उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था कि हम अपनी आर्थिक संप्रभुता को आर्थिक संप्रभुता को गिरवी रखकर किसी भी देश से आर्थिक मदद नहीं लेंगे। अपनी आर्थिक संप्रभुता को गिरवी रखकर किसी भी देश से हम मदद नहीं लेंगे, चाहे अमेरिका हो और चाहे यूएसएसआर हो। इसलिए हमने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया कि जो हमें बिना शर्त के साथ मदद करेगा उससे हम आर्थिक मदद लेंगे, और संप्रभुता को गिरवी में रखकर अपनी आर्थिक रूप से मदद नहीं लिया जाएगा। इसका हमारी संप्रभुता पर कहीं से क्वेश्चन मार्क नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात, समाजवादी। भारत एक समाजवादी है। इतना अंतर है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवादी शब्द नहीं लिखा गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में देखेंगे तो समाजवाद शब्द नहीं था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रेम्बल में संशोधन करके समाजवाद शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब समाजवाद। लगता है कि समाजवाद एक सामाजिक अवधारणा नहीं, समाजवाद एक आर्थिक अवधारणा है। समाजवाद एक आर्थिक अवधारणा है कि संसाधनों पर संकेंद्रण किसी व्यक्ति का नहीं हो, बल्कि संसाधनों पर संकेंद्रण जब समुदाय या राज्य का होता है ताकि संसाधनों का समतामूलक वितरण किया जा सके, इसे समाजवादी कहते हैं। इसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ना ही समाजवादी था ना ही उदारवादी था, समाजवादी भी था उदारवादी भी था। यही कारण है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग 7 प्रकार के मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, उसमें से एक मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी भी है। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत स्पष्ट कर दिया कि भारत का संविधान समाजवादी है, जब स्पष्ट रूप से भारत का संविधान समाजवादी हो गया तो फिर ऐसी स्थिति में उदारवाद और समाजवाद एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधि के अधिकार बना दिया गया। इसका तो भारत का संविधान समाजवादी है। तीसरा आता है पंथ निरपेक्ष। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी पंथ निरपेक्ष नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पंथ निरपेक्ष नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके
भारत को सेकुलर स्टेट घोषित किया गया। भारत सेकुलर स्टेट है, इसका राज्य का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब सरकार यानी राज्य धर्म के आधार पर न किसी के साथ भेद करेगा और न धर्म के आधार पर किसी को संरक्षण देगा। सर्वधर्म संभाव की भावना रखते हैं, सभी धर्मों का समान आदर है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। भारत एक सेकुलर स्टेट है, इसलिए अनुच्छेद 15 में स्पष्ट है जाति धर्म वंश वर्ण लिंग किसी प्रकार का भेद नहीं करेंगे। यही कारण कि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं होती है। आरक्षण का आधार धर्म नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं दे सकते हैं कि मुस्लिम के आधार पर आरक्षण दे दें, कि सिख के आधार पर आरक्षण देना। आरक्षण का आधार हमारे यहाँ सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक हो गया है। इसका मतलब धर्म के आधार पर हम आरक्षण की बात नहीं करते हैं, और जहां भी आरक्षण देकर धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं गलत दिया है। चौथा, लोकतांत्रिक गणराज्य। मैंने बताया कि किसी भी लोकतंत्र के लिए गणराज्य का होना अनिवार्य नहीं है कि लोकतंत्र होगा तो गणराज्य होगा ही। जैसे ब्रिटेन और भूटान लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है, लेकिन किसी गणराज्य होने के लिए लोकतंत्र का होना भी आवश्यक नहीं है। जैसे चाइना गणराज्य तो है लेकिन लोकतंत्र नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य सोने पे सुहागा हो जाता है। इसका मतलब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, और गणराज्य है, उस गणराज्य का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। तो भारत में मोनार्की नहीं है, भारत एक गणराज्य व्यवस्था है। भारत की राजनीतिक प्रकृति गणराज्य है कि देश का सुप्रीमो राष्ट्रपति, देश में विधि का शासन और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान, और संविधान का प्रधान राष्ट्रपति होता है। देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है और संसद का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारत एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति है। ऐसे सर्वोच्च पदाधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के लिए चुना जाना गणराज्य कहलाता है। तो भारत की राजनीतिक प्रकृति कैसी है? गणराज्य है। यह आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है। संविधान का स्रोत संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। फिर आता है भारतीय संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद, और इस लोकतांत्रिक समाजवाद जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे यहां समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात किया गया है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय। जब समानता की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात करते हैं। हमारे यहां सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, अवसर सभी को है। अब यह है कोई अवसर का लाभ उठा करके आईएएस हो जाता है, कोई अवसर का लाभ नहीं उठा पाए तो पटवारी हो जाता है। इसमें संविधान की कहीं कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध है। रोजगार के भी समान अवसर हैं और प्रतिष्ठा की समानता है। जब स्वतंत्रता की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि विचारों की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर आता जब बंधुत्व की बात करते हैं तो बंधुत्व का सिद्धांत सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी भाई बंधु के बीच सहयोग का वातावरण होता है। पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसको हम लोग भारत माता कहते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं, धरती माता बोलते हैं। बाकी कोई ऐसा देश नहीं जो अपने देश को माता बोलता है। इसका तो हम भारत माता बोलते हैं, इसका मतलब हम सब एक ही माँ की संतान हैं। तो अगर हम सब एक ही माँ की संतान, तो हम आपस में भाई बंधु हैं। इससे उनके बीच का संबंध भावनात्मक होता है, इमोशनल होता है। इसलिए हम एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने जीवन यापन को ऊपर उठाते हैं। यह बंधुत्व की भावना का मूल उद्देश्य है। आज हमारे यहां सर्वधर्म सद्भाव, सब बंधुत्व की भावना दिखाई देती है। तो ये आप लोगों को इस पर दिखाई। दूसरी बात न्याय। जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय मीन्स होता है निष्पक्षता। न्याय कैसा हो? निष्पक्ष हो। इसलिए न्याय देने वाली संस्था इंडिपेंडेंट रखा गया है। जाकर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है,
हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात किया गया है ताकि उनकी निष्पक्षता पर कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। यही कारण आज हम लोग कोलेजियम की बात करते हैं। कोलेजियम का मूल उद्देश्य यही था ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क ना रहे, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा तो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। हालांकि ये व्यवस्था अब ठीक नहीं दिख रहा है, कहीं न कहीं उसकी निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क दिखाई देता। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि न्याय कोलेजियम पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है। कन्फर्म। तो ये संविधान का उद्देश्य है। ये सारा चीजें आप लोगों को लिखना पड़ेगा मुख्य परीक्षा में। अब फिर ध्यान देना है कि ओरिजिनल जो प्रस्तावना है 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुआ था, तो प्रस्तावना में संशोधन पहली बार 26 वर्ष बाद किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन किया गया प्रस्तावना में, और 3 नया शब्द जोड़ा गया। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि इतना लंबा टाइम क्यों लग गया? तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या संविधान का प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? क्योंकि बेरीवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो फिर संसद को संशोधन करने का अधिकार भी नहीं होगा प्रस्तावना को। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, पहली बार स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना भी संविधान का ही भाग है। इस कारण जिस प्रकार संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, वैसा ही संविधान की प्रस्तावना में भी संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन संशोधन करके संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं बदल सकती। इसका मतलब मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, तो प्रस्तावना की भी न्यायिक समीक्षा इस बेस पर किया जा सकता है कि संशोधन करके कहीं संविधान के मूलभूत ढांचे को समाप्त तो नहीं कर दिया। इस आधार पर प्रियम्बल में भी संशोधन किया जा सकता है। तो अब तक पहला और आखिरी संशोधन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। संशोधन करके 3 नया शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब इसको कंक्लूड करना है। ये सब चीजें आप लोगों को लिखना है। संविधान का स्रोत क्या है सब मैंने बताया, व्याख्या का मार्गदर्शन क्या है, सारी चीजें बताया। ठीक है, अब आप लोगों को कंक्लूड करना है। ये तो मेन बॉडी मैंने आपको सारा चीजें बताया। कंक्लूड करना है, निष्कर्ष में देना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की वैचारिक रीढ़ है। भारतीय संविधान की वैचारिक रीढ़ है। यह उन मूल्यों, भावनाओं और उद्देश्यों को दर्शाती है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी, और यह संविधान की व्याख्या और क्रियान्वयन के लिए नैतिक और राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। ऐसा आप लोग कंक्लूड करिएगा। बेस्ट आंसर होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखेगा। मैं आंसर का तो मॉडल आंसर आपको दिया ही गया है। इसके अलावा मैंने कई चीजों पर आप लोग डिस्कशन कर दिया कि संप्रभुता क्या है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन शब्दों को भी आपको जानना जरूरी था। कुछ अगर आता भी तो लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, जानना जरूरी था। तो मैंने आप लोगों को ये आंसर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का इस आंसर का लाभ अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।